हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कोरोना की जो तस्वीर गुरुग्राम से सामने आई है, यकीन मानिए उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। कोरोना ने अपना तांडव इस कदर मचाया हुआ है कि शमशान घाटों में शवों का दाह संस्कार करने के लिए जगह तक नहीं बची है। अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं सिस्टम के फेलियर होने का जो वो एक तरह से सबूत पेश कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर। शमशान घाट पर शवों का अंबार। शमशान की रूह कपा देने वाली तस्वीर। शमशान के बाहर एम्बुलेंस की कतार। देश एक ऐसे में आए हैं, तब से करीब 50 लोगों का तो अंतिम संस्कार किया जा चुका है और अभी भी उनसे आगे कई लोग शवों को लेकर खड़े हैं। शमशान में शवों के अंतिम संस्कार की जगह कम पड़ गई तो पार्किंग से गाड़ियों को हटवाकर पार्किंग में शवों का दाह संस्कार किया गया। सर देखिए, मैं यहाँ पे हम 2 बजे के आसपास आए थे और जब हमारे सामने जो हमने देखा है, कम से कम ये तो अभी 20-25 साहब के सामने लगे हुए हैं और जब हम आए तो 15 से 20 करीब यहाँ पे शव ऑलरेडी जल रहे थे। तो 50 की गिनती तो हम बता सकते हैं जो हमारे सामने है। तो क्या कुछ अभी आप देख रहे हैं लाइन में लगे। क्या कुछ इंतजार करना पड़ा आपको? कितना इंतजार करना? सर हम तो 2 बजे से खड़े हैं और यहाँ पे जगह नहीं थी, उसके कारण ये पार्किंग में भी ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे पहले गाड़ियाँ खड़ी थी तो सब गाड़ियों को हटाया गया और उसके बाद ये सारे शव यहाँ पे लगाए गए हैं। सुमित ने बताया कि अगर समय पर उनके मरीज को बेड और ऑक्सीजन मिल जाती तो उनके मरीज की जान बचाई जा सकती थी। वो दिन रात वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ढूंढते रहे, लेकिन हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि कहीं से कुछ मदद नहीं मिल सकी। हमें ना वेंटिलेटर मिला और ना ही हमें ऑक्सीजन मिला और हमें खुद दर भटकना पड़ा कि इस तरह हमने ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करा। बट अगर वेंटिलेटर मिलता तो शायद हमारा पेशेंट बच जाता। और ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हमने बात करी है, सबने ये बोला कि अगर हमें टाइम से वेंटिलेटर मिल जाता तो शायद हमारा जो पेशेंट है वो बच सकता था। तो वहीं एक और शख्स से बात की गई जो अपने परिजन के शव को लेकर शमशान घाट में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस से 2-2 शवों को लाया जा रहा है। अभी और भी एम्बुलेंस और शवों को लेकर बाहर खड़ी है। शमशान घाट में काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि सुबह जल्द ही अस्थियां ले जाएं, क्योंकि सुबह और भी शव आएंगे। एक एम्बुलेंस में 2-2 लोगों को लाया जा रहा है, शवों को, और अभी करीबन 8 से 10 एम्बुलेंस बाहर खड़ी हैं और इन्होंने पार्किंग में जो अस्थायी तौर पे व्यवस्था की है। और अभी ये कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे आपको फूल भी चुग लेने हैं और अभी रात के ऑलरेडी 8:30 बज रहे हैं, 8 साढ़े 8 हो रहे हैं और अभी इसको आधा पौना घंटा और लग जाएगा। तो बहुत ही और अभी न्यूज़ में जो गुड़गांव में दिखा रहे हैं कि 11 मौतें हुई हैं और जबकि 50 से ज़्यादा संस्कार हमारे सामने कोरोना के हो गए गुड़गांव। रूह को सहमा देने वाली शमशान घाट के इस मंजर को न आज से पहले किसी ने देखा होगा और न ही शायद कभी ऐसे दौर को कोई देखेगा। मदनपुर के शमशान घाट में 2002 से काम करने वाले राज ने बताया कि वो यहाँ अंतिम संस्कार कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मंजर उन्होंने आज तक नहीं देखा। रोज 50 से 60 शव आ रहे हैं। शवों के आने का ये आंकड़ा कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है। आज शमशान घाट में कितनी कोविड की बॉडी आई हैं? सर डेली का कम से कम 50-60 के एवरेज चल रही है। आज कितनी आई? आज तो चारों तरफ ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। अब तो ज़्यादा है, 60 के ऊपर ही होगी, गिनती नहीं है। कितने टाइम से आप पंडिताई कर रहे हैं यहाँ पे? मैं 2002 से करता हूँ। ऐसा माहौल कभी देखा आप? कभी नहीं होगी, ये तो बुरा माहौल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग शमशान घाट में दिन रात काम करते हैं, लंबे समय से शवों का दाह संस्कार करते आ रहे हैं, उन्होंने भी आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा। शवों को देखकर शमशान घाट में काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो शमशान घाट में कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का हालत बहुत खराब चल रही है। हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, बॉडी देख के परेशान हो जाते हैं कि लाइन लगे हैं बॉडियों की।
20-25 गाड़ियां जो लाइन से लग रही हैं। देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपनों को खो रहे हैं, दुखों का पहाड़ लोगों पर टूटा हुआ है। लेकिन ऐसे समय में भी कुछ लोग अपनी जेबें भरने में लगे हैं। शवों को शमशान घाट तक लाने के लिए एम्बुलेंस ही नहीं, जो निजी एम्बुलेंस है वो भी मनमाने दाम वसूल रही है। 2 से 2.5 किलोमीटर तक आने के लिए 10 से 15 हजार रुपए की मांग की जा रही है। गूगल पे नंबर निकाले, एम्बुलेंस के नंबर निकाले, जो भी हेल्पलाइन नंबर था कोविड से रिलेटेड, कोई भी नंबर मिल नहीं रहा, कोई भी उस पर फोन नहीं उठा रहा, कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा। लगातार कॉल करेगा, ये नंबर पे ट्राई करे, ये नंबर पे ट्राई करे। कोई सरकारी एम्बुलेंस कोई भी नहीं थी, सरकारी क्या प्राइवेट भी नहीं आ रही। तो क्या कैसे प्राइवेट आ रही थी। एम्बुलेंस का चार्ज क्या था? 10-10 हजार रुपए, 2-2 किलोमीटर के 15-15 हजार रुपए। और उसमें भी ये पूछ रहे कि डेड बॉडी तो नहीं ले जाना। लग गया होगा कि स्थिति कितनी भयानक है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या सिस्टम की ये नाकामी है जो संक्रमण की सुनामी लेकर आई है। और इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। अपने उससे पहले आपको जो आज हमारे गेस्ट हैं उनसे मिलवा देते हैं। सबसे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव, हेल्थ एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा भारत भूषण जुआल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। अश्वनी शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल डॉक्टर राहुल भार्गव से, क्योंकि आप लोग कोरोना को लेकर लगातार एक तरह से ना सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा रहे हैं। सवाल यह है कि जो हमने रिपोर्ट दिखाई अभी गुरुग्राम में, किस तरह से श्मशान घाटों में आप देखिए कि लाशें पहुंच रही, वहां अंतिम संस्कार करने के लिए भी लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। मेरा यह सवाल पूछने का मकसद कतई नहीं है कि हम आपको डरा रहे हैं, लेकिन हम आपको असल स्थिति से भी वाकिफ कराना चाहते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले जो सवाल किया है वो डॉक्टर राहुल भार्गव से किया है। और सवाल मेरा यह है कि क्या सर जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो कहीं कोलैप्स करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या जो स्वास्थ्य सिस्टम है वो चरमरा गई है जो इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है कोरोना को लेकर, या फिर सरकार ने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है? देखिए, आपने बात बिल्कुल सही कही। सबसे बड़ी चीज पैंडेमिक में किसी भी कंट्री में होती है वो है ऑनेस्टी। हम मानते हैं बड़ी वेव है, अब उसके कारण आपने नहीं दिया, संज्ञान ने लिया, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, जैसे बहुत सारे और आर्मी डिफेंस फेलियर्स हुए, उसके बाद इंटेलिजेंस की फेलियर की जगह हेल्थ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, मान गए इस बात को। अब तो आप आंकड़े सही बता दीजिए, क्योंकि आंकड़े सही रहेंगे तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले 1 हफ्ते में क्या होने वाला है। हम वी आर इन परपेचुअल स्टेट ऑफ डिनाइल, हम स्टेट में डिनाइल कर देंगे। जैसे आपके सारे तीनों प्रवक्ता हैं, पार्टी से हैं, वो पहली चीज ये कहेंगे कि ये कांग्रेस की गलती थी, ये बीजेपी की गलती थी। बीजेपी वाला कहेगा हमारे पास सब कुछ है, ये जो आप लाशें दिखा रहे हैं, शमशान घाट दिखा रहे हैं, ये नहीं है, ये सब बेकार की चीजें हैं, ये सच नहीं है। सच कैसे नहीं है? अस्पतालों में आप मेरे साथ आके देखिए साहब, कैसे अस्पतालों में भीड़ लगी पड़ी है और लोग गिड़गिड़ा रहे हैं कि सर ले लीजिए, मेरा 30 साल का परिजन मर रहा है। आज एक जने की 2 बच्चियां, मदर की मौत 40 साल में सुबह हुई, 42 साल का फादर वेंटिलेटर पे है। तो ये भयानक स्थिति है। आप मानिए भयानक स्थिति है और आगे बढ़िए, ये तो कहिए, कम से कम संवेदना तो लाइए कि हाँ ये मर रहे हैं लोग, परेशान हैं लोग, ऑक्सीजन नहीं है। और अब कितनी भी ऑक्सीजन ले आइए सर, ये 550 प्लांट आज लगा लीजिए, इसका जुमला चलता रहेगा, क्योंकि आप सभी कहेंगे कि 550, अरे 550 सिर्फ आई वॉश है। और आई वॉश इसलिए क्योंकि वो 6 महीने बाद बनेगा, तो किसको फायदा उस प्लांट का? दूसरी चीज, प्रवक्ता ये कहेंगे बीजेपी की हमने कांग्रेस से बेहतर काम किया। अरे आपको चूज ही इसलिए किया था कि बेहतर करने का, उसके बाद बेहतर क्या? इतनी सारी जो जाने जा रही हैं वो किसकी हैं? तो आप कहेंगे कि बीजेपी ने ऐसा किया, कांग्रेस ने। आप दोनों में, अब तीनों में ये वर्ड ऑफ वॉर स्टार्ट होगी। पर साहब एक बात समझिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या कोई भी हो, उसके बीच में जो पिस रहा है वो कॉमन आदमी पिस रहा है। वो आपकी पॉलिटिक्स में आप क्या बनते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर बने, आप प्रवक्ता बने, कुछ भी बने, उस कॉमन आदमी को अपनी रोजी रोटी, अपने परिवार से मतलब होता है कि उसको सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं मिले। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ग्रहण हुआ था और उसको मानना आवश्यक है। बट आप मानेंगे नहीं, आप डिनाइल में रहेंगे, आप कहेंगे हमारे पास सब चीजें हैं, हमने इतने प्लांट लगा दिए। तो सर परेशान क्यों हो रही है पब्लिक? और सर इस बात मानिए सर, इस बार ये भयंकर स्थिति है, लोग मर रहे हैं, ये 60-70 साल वाले नहीं हैं,
ये 30, 35, 40 साल वाले हैं। और पब्लिक जो देख रही है, मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार अगर फेल हो रही है, विपक्ष फेल हो रहा है, तो स्वयं आत्मनिर्भर बन के घर में रहिए, क्योंकि स्थिति खराब है, खराब है, खराब है। हम थक चुके हैं। एज अ डॉक्टर 250 कॉल मैं लेता हूं दिन भर में, और सिर्फ पीड़ा है कि मेरे भाई को, मेरे बच्चे को, मेरी मां को बचा लो। बिल्कुल। आज हमारे साथ जितने भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, चाहे वो बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं या इनेलो से, मैं आज आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग एक प्रवक्ता के तौर पे आज बात ना करें, बल्कि एक इंसान के तौर पे इस कोविड के दौर में जिन्होंने अपना कुछ खोया है उसके तौर पे बात करें, क्योंकि राजनीति आज हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में राजनीति हो, सीधी बात हो। भूषण साहब, क्या लगता है कि सरकार ये जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि कोविड तो 1 साल पहले आया था, क्या उस स्थिति को सरकार भांपने में नाकाम रही जो आज इस तरह की भयावह स्थिति पैदा हो गई है? लाशें इस तरह से देखने को मिल रही हैं। शमशान घाट की हमने तस्वीरें दिखाई गुरुग्राम में, कैसे वहां पर लोग अंतिम संस्कार करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और टाइम नहीं मिल रहा है, तो जैसे तैसे इस संस्कार को पूरा करके वो जा रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? खालिद भाई जी, बड़ी अफसोसजनक बात तो है ही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ये कहें कि भाई इसमें एक एकेडमिक सा नहीं क्रिएट हुआ, निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन मैं डॉक्टर भार्गव जी की इस बात से बिल्कुल, और मेरे दोनों अपने साथी प्रवक्ता भी इत्तेफाक रखेंगे, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूं इस बात से कि वो कहेंगे कि मैं भाजपा का हूं तो मैं कांग्रेस पे दोषारोपण करूंगा, या कांग्रेस वाले इनेलो वाले कांग्रेस पे दोषारोपण करेंगे। दोषारोपण का तो इस पर काम ही नहीं बनता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल की सरकार के समय के कारण ये एपिडेमिक या ये बीमारी क्रिएट नहीं हुई है, या उसको हाइप नहीं किया गया है। इसके लिए कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। हाँ, जब ये चीज हो उस समय काम करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से जो सरकार सत्ता में होगी उसकी बनती है, और उससे ज्यादा जो है हमारे स्वयं की भी बनती है। आपने स्वयं कहा कि प्रवक्ता के बिल्कुल एक इंसान के रूप में बात करें, तो मैंने देखिए, मैं स्वयं कह रहा हूं, मैंने पिछले वक्त लगभग 3 महीने, 3.5 महीने एज ए कोरोना वॉरियर काम किया है। पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ही नहीं, एक वॉलंटियर होने के नाते मैं सोशल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ भी हूँ, एक एनजीओ से। लेकिन उस समय का उदाहरण दे रहा हूं कि अगर एक किसी कॉलोनी में एक मरीज पाया जाता था पॉजिटिव, तो पूरे इलाके के लोग, शहर के लोग उस गली, उस एरिया में जाने से कतराते थे। डर था, भयंकर डर हो जाता था कि उस एरिया में, उस गली में, उस मोहल्ले में कोरोना पॉजिटिव आ गया। उसके बाद ये रहा, और यही कारण रहा कि उस समय लोगों ने एकदम से डर के मारे दूरी बनाई। लेकिन जुआल साहब, उस समय सरकारों ने सख्ती भी दिखाई थी। अपनी बात जुआल साहब, जुआल साहब उस समय, जैसे वो कम था, जुआल साहब मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जुआल साहब, खालिद भाई, एक भारत भूषण जी, एक बात बताइए। भारत भूषण जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल वाकिफ हूं। लोगों ने गलती करी। यही जनता और अमेरिका की जनता सब एक जनता है जो अपने राजनेताओं पे, लीडर पे विश्वास करती है। ट्रंप के कहने पे, उकसाने पे उन्हें कैपिटल हिल पे अटैक कर दिया, ये बात मानते हैं। हमारे देश का सर्वोच्च नेता अगर वो कहता है कि थाली बजाओ, दिया जलाओ, तो लोगों ने वो किया। आप ये कहते हैं कि पब्लिक की आज गलती है। भारत भूषण जी, देखिए कितनी गलत बात है इस बात कहने की कि जो पब्लिक आपको 2 साल पहले चुनती है 2019 के इलेक्शन में, आज वो खराब हो गई। वो आज अपनी कार्य से बिल्कुल पीछे हट गई, वो अपनी सारी व्यवस्था से पीछे हट गई। क्यों हट गई? इसका कारण तो पूछे भारत भूषण जी। उसका कारण सिंपल इतना है कि राजनेताओं ने उनको विश्वास दिलाया कि कोरोना चला गया। राजनेताओं ने 28 फरवरी को हेल्थ मिनिस्टर ने यह कहा हमारे देश के कि कोरोना की वॉर अब खत्म हो रही है, तो लोगों ने कहा वॉर खत्म हो रही है, तो उन्होंने वॉर खत्म कर दी। किसका काम था ये? सारा काम हमारा था। यही पब्लिक जो आपको चूज करती है वो अच्छी होती है, यही पब्लिक जो इलेक्शन में वोट देती है वो ठीक होती है, और आज मर रही है तो वो उसकी गलती है। ठीक है, कुछ तो संवेदना रखिए। ठीक है, जुआल साहब जवाब दीजिए, उसके बाद से अश्वनी शर्मा के पास जाएंगे जल्दी से। सर हाँ, मेरी बात सुनिए डॉक्टर। पहले तो आप इस प्रकार से कतई व्यवहार न करें कि पूरी देश की जनता को इन चैनल के माध्यम से भड़काने का प्रयास करें। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। भारत भूषण जी, भड़काना एक हम भड़का डॉक्टर रहे हैं और आप पीड़ा डॉक्टर नहीं देख पा रहे। नहीं है, वो आपको बता रहे हैं असलियत के लिए भी है, आप बोलने के लिए नहीं है। कई जिंदगियां बचा रही है। सुनिए मेरी बात, सुनिए भारत भूषण जी। जुआल साहब एक डॉक्टर के साथ हम इस तरह से बात नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब देखिए,
डॉक्टर साहब से आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। एक ये डॉक्टर है, कई जिंदगियां बचा रहे हैं हर दिन इनके वजह से कई जिंदगियां सेफ हो रही हैं। मैंने कहा पब्लिक में नेग्लिजेंस बरती, उसमें मैं भी शामिल हूं। मैंने गलती शब्द कहीं नहीं कहा, मैंने ये कहा कि हमारी नेग्लिजेंस हुई है, हमने इतने बड़े खतरे को थोड़ा सा सर नेग्लिजेंस क्यों हुई है, यही तो डिबेट है। नेग्लिजेंस क्यों हुई? यानी आप मानते हैं ना, ठीक है, यानी आप मानते हैं ना कि चूक हुई है। भूषण जी मानते हैं ना कि चूक हुई है, स्थिति को भांपने में चूक हुई है। पेपर निकालो, हेल्थ मिनिस्टर ने क्या कहा था कि कोरोना हरा दिया। आई एम डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट डिबेटिंग लाइक ए डॉक्टर, यू आर डिबेटिंग सब बिकॉज पीड़ा है। मैं थक गया हूं लोगों को देखते देखते। असल स्थिति को हम लोग स्टूडियो में बैठ के नहीं देखते, अस्पतालों में ये डॉक्टर देखते हैं और इनकी भी जिम्मेदारी होती है। उसका दर्द है जो निकल रहा है और आपसे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सर आप उस हिसाब से जवाब दीजिए, आप एक डॉक्टर पर डोमिनेटेड सवाल नहीं कर सकते। आप अस्पताल आइए भारत भूषण जी, क्या स्थिति है उस स्थिति को ये नजदीक से देखें, हम कैमरे से लोगों को दिखा रहे हैं। आप नेताओं का काम है ऊपर बैठ के सिर्फ भाषण देना, गरीब मरीजों को चिंता किसको है? आप चिंता जो कर रहे हैं वो टू लेट है। आपकी बारी आई तो आप बोल रहे हैं, मेरी बारी आई तो बीच में बोल रहे हैं आप, जल्दी से सुन लेंगे नहीं। ठीक है, किसने गया इस चैनल पे? भारत भूषण जी जल्दी से। मेरे को एंकर प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर आप देंगे या मेरे उत्तर के बीच में आप बोलेंगे? सर जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मुझे और भी गेस्ट के पास जाना है। मैं सिर्फ खालिद भाई ये कहना चाहूंगा कि हमसे कमियां हुई है, सिस्टम में कमी रही है, लेकिन मैं कहना सिर्फ अर्थ ये था मेरा कि अगर हमने इस सिंसियरिटी को जैसे पहले था बरकरार रखा होता, रेगुलर हम प्रिकॉशंस ले रहे होते, रेगुलर एग्जामिनेशन करा रहे होते, हम कहीं ना कहीं, मैं अपने परिवार की बात करता हूं, हम इसमें थोड़ा ठीक है सर। अश्वनी जी सर एक मिनट, और भी गेस्टों को जरा हम इन्वॉल्व कर ले। ठीक है अश्वनी जी, क्या स्थिति भांपने में सरकार नाकाम रही है? आपको क्या लगता है, कांग्रेस को क्या लगता है, जो स्थिति इस तरह की हुई है अभी? अश्वनी जी आवाज मिल रही है? अश्वनी जी की आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, सुखवंत सिंह जी हमारे साथ प्रवक्ता नेलो भी बने हुए हैं। सुखवंत सिंह जी, सवाल यह है कि क्या जिस तरह की स्थिति अभी पैदा हुई है, क्या उसको सरकार सही समय पर भांप नहीं पाई? खालिद भाई, आप सबको नमस्कार जी। और पूरे देश के साथ संवेदना, और जिन लोगों ने अपनी जान को खोया इस महामारी में, उन सब के परिजनों को प्रकृति हिम्मत दे और उनको दुख सहने की ताकत दे। दूसरा, मेरा आपके इस सवाल पे ये कहना है कि इसमें सिस्टम की नाकामी नहीं, इस सरकार की नाकामी है। खालिद भाई, आपने जो शीर्षक बनाया मेरे को उस पर ऐतराज है, क्योंकि अब ये एंटीसिपेशन था इस बात का कि ये वायरस दोबारा से लौट करके आएगा। बिल्कुल। अब मैं बार बार ये यहाँ पे भारत भूषण जी बैठे, वो बता दें कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने क्या मेजरमेंट लिया, क्या कोई एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जिससे इस दूसरी स्ट्रेन को रोका जा सकता था। एक भी स्टेप नहीं लिया। अब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री निजी संस्थान में जाके दाखिल होते हैं और यहाँ पे आप कहते हो कि सिस्टम की नाकामी है। देखो खालिद भाई, ये कहना कि सिस्टम की नाकामी है, एक तरह से ये भी एक राजनीति है और बीजेपी को बचाना है। जहां तक अभी डॉक्टर भार्गव जी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा वो बोले। देखो अब प्रवक्ता को क्या कहना है और क्या नहीं कहना वो तो प्रवक्ता देखेंगे, और एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते हमें वहां पर भी बोलना पड़ता है। लेकिन राजनीति ना हो, लेकिन प्रदेश की और केंद्र की सरकार को, या जो ये सरमाएदार जो लोग बैठे हैं, जो सरकारों में बैठे हैं, उनको अपनी कमियों का एहसास हो और उनको पता लगे कि उनकी क्या कमियां हैं, ताकि वो उसको पूरा कर पाएं। ये भी हम प्रवक्ताओं का, विपक्षी पार्टी का होने के नाते ये कर्तव्य है कि हम उनको उन बातों को उगाड़ें, उन बातों को आगे करें। और उसी कर्तव्य के निर्वहन के रूप में मैं कह रहा हूं खालिद भाई कि निश्चित रूप से प्रदेश की और केंद्र की सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। आज आपने शमशान घाट की जो स्थिति दिखाई, किस प्रकार की स्थिति गुड़गांव में है, दिल्ली में है या दूसरे प्रदेश के दूसरे हिस्सों में है, लोग ऑक्सीजन के मारामारी है। आप एक चीज देखिए कि सरकार तो ये रोकने में भी नाकाम है कि लोग जो एम्बुलेंस चलाते हैं, निजी एम्बुलेंस चलाते हैं, वो लोगों को किस प्रकार लूट रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर की किस प्रकार से कालाबाजारी है। एक तरह से पैनिक क्रिएट पूरे प्रदेश में हो रखा है, दिल्ली और उसके एडजेसेंट इलाकों में हो रखा है। सरकार ने क्या किया? सरकार कुछ नहीं कर पा रही और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इसको सिस्टम की नाकामी ना कहें। अश्वनी जी की आवाज मिल रही है की नाकामी है, बीजेपी सरकार की नाकामी है। ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार कुछ नहीं कर रही। 5 सेकंड के लिए मैं और आपका समय लूंगा।
जल्दी से सर, मुझे अश्वनी जी के पास जाना है क्योंकि टेक्निकल वजह से उन तक हमारा सवाल नहीं पहुंच पाया था। खालिद भाई, मेरा इससे भी आगे बढ़ के एक आरोप इनके ऊपर है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट को, सरमाएदार लोगों को बचाने वाले लोग हैं, तो इन्होंने जानबूझ के इस बात की मैनेजमेंट नहीं की और ये लूट होने दी। ठीक है अश्वनी जी, सवाल यह है कि जिस तरह से सरकारी दावे हो रहे हैं कि ऑक्सीजन है, सब कुछ है, दवाइयां हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि गुरुग्राम में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से कई लोगों की जान गई, रेवाड़ी में भी गई, और कई जगह तो कहा जा रहा है कि जो मांग है वो काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से मुश्किलें आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं हैं ठीक ठाक, लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए वो मिल रही है? कांग्रेस को ऐसा लगता है? खालिद जी, सबसे पहले मैं हमारे देश के सभी कोरोना वॉरियर्स, सभी डॉक्टर्स को हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि जिनकी वजह से आज हम ये लड़ाई, इस महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर आज ये वक्त हम सभी को मिलजुल कर इस महामारी के खिलाफ लड़ने का है। बिल्कुल। लेकिन एक पार्टी से संबंधित होने के कारण, एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरा ये नैतिक फर्ज व दायित्व बनता है कि जो हमारी मौजूदा सरकार है उसकी नाकामी, उसकी कारगुजारियां अगर समय रहते हमारी हरियाणा प्रदेश की और केंद्र की सरकारें अगर समय रहते उचित कदम उठाती तो आज देश व प्रदेश में जो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड की बात हो, चाहे अन्य जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने की बात हो, आज ये मंजर, चारों तरफ ये हाहाकार की स्थिति और ये भयावह दृश्य हमें देखने को कदापि नहीं मिलते। निश्चित तौर पर ये सरकार की जवाबदेही बनती है और ये हमारा फर्ज व दायित्व बनता है कि हम जनता की मांग को, लोगों के समक्ष, लोगों की मांग को हम जो है आप लोगों के माध्यम से सरकार के समक्ष उठाने का काम करें। सरकार पूरी तरह नाकामयाब है। मैं मानता हूं निश्चित तौर पर, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यह कह देना चाहता हूं एक जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते कि ये राजनीति करने का कतई वक्त नहीं है, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को अपनी नाकामयाबी स्वीकार करनी चाहिए। अभी मेरे मित्र भारत भूषण जी जब डॉक्टर साहब कह रहे थे, बता रहे थे, निश्चित तौर पर भारत भूषण जी, ये जो आज हम लड़ाई लड़ पा रहे हैं कोरोना संक्रमण के खिलाफ, ये सिर्फ इन योद्धाओं की वजह से है। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, हमारी कांग्रेस पार्टी की हरियाणा प्रदेश की माननीय अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी ने इस कोरोना की लड़ाई के विरुद्ध हम अच्छे से इसकी लड़ाई को लड़ सके, हम गरीब जरूरतमंद तक पहुंच सके, उसकी किसी भी प्रकार से मदद कर सके, एक पहले से ही एक टीम का गठन किया है कोविड-19 को लेकर, जिसमें हमने प्रदेश में भी और जिला स्तर पर भी टीमों का गठन कर जो हमारे जो साथी हैं, जो कोरोना पीड़ित हैं, उनके इलाज में किस प्रकार हम उनको बेहतर सेवाएं, कोई किसी प्रकार की दवाई, ऑक्सीजन, बेड या अन्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवा सकते हैं, करने का कार्य हम बहन कुमारी शैलजा जी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में कर रहे हैं। जहां तक बात है रेवाड़ी की, आज भी हमें पता चला, हमें देखने को मिला कि रेवाड़ी में भी आज मौतें हुई हैं। रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी करते हुए एक निजी अस्पताल के कर्मचारी को पकड़ा गया है। प्रशासन पूरी तरह फेलियर। हिसार में भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया। ये बेहद शर्मनाक है। ठीक है अश्वनी जी, घटना। हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा को आगे जारी रखेंगे और साथ ही डॉक्टर भार्गव से ये जानने की कोशिश करेंगे। सियासत तो बहुत हो रही है और आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भार्गव से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लहर है वो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। वक्त है ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख, लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या सिस्टम की नाकामी की वजह से इस तरह की स्थिति पैदा हुए हैं पूरे देश में और प्रदेश में। राहुल भार्गव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। राहुल भार्गव जी, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी डिबेट की, लेकिन उसमें अब मेरा मकसद यह है कि आप एक ऐसा
ज्यादा लोगों को इस तरह से संदेश दीजिए, मैसेज दीजिए और लोगों को बताइए ताकि वो कोरोना को लेकर जागरूक हो, और खास करके बच्चों को लेकर। इस बार जो कोरोना की दूसरी लहर आई है सर, उसमें बच्चे काफी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उनके माता पिता को क्या करना चाहिए और किस तरह से बच्चों को कोरोना संक्रमण से दूर रखा जा सके, इसके बारे में अगर विस्तार से बताएंगे तो लोगों को ज्यादा इसके बारे में जानकारी भी मिलेगी और फायदा भी होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये आक्रोश और गुस्सा इसी बात को लेके है कि इस बार सारे यंग लोग हैं जी, और यंग लोगों के साथ ऐसा नहीं कि बच्चे छूट गए हो, बच्चे 2 साल का, 3 साल का, सर आज तो हम लोगों ने एक अपना साथी पत्रकार भी खोया है 10 साल की वजह से। और आप देखिए, सिर्फ यही नहीं, आप बंगाल में देखिए, एक जो प्रत्याशी था उसकी मृत्यु हो गई, जजेस में चले गए, पत्रकार चले गए। तो देखिए, इस बार कोरोना इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स देख रहा है, सबको हो रहा है। बिल्कुल, बच्चों में हो रहा है। अब बच्चों में माँ बाप को बच्चे के पास रहते हैं, उनको हो रहा है। ये लहर भयंकर है, ये बात मानिए। देखिए, एक बात जरूरी है कि हम माने, देखिए सिस्टम फेल हुआ नहीं हुआ वो तो हम अगले 10 साल तक इसी बात पे इलेक्शन के मुद्दे लड़े जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका में भी ये हुआ, वहां पे ट्रंप साहब चले गए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, कोई परेशानी नहीं। इटली में लोगों ने घुटने टेक दिए, वो हम तो हमसे समृद्ध नेशन था। यूके ने हालत बुरी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार, अगर कांग्रेस की भी होती है या विपक्ष में कोई भी होता, तो वो ये चैलेंजेस फेस कर रहा होता। लार्जर सवाल ये है कि क्या 75 साल के बाद भी हमारी यही हालत होगी? क्या 1 साल में हमने कुछ नहीं सीखा, और सीखा तो उसको इंप्लीमेंट क्या किया? दूसरी चीज, जब हम ये मानते हैं कि यहां परेशानी है, उसको हम फॉरवर्ड प्लानिंग की तरह देखते हैं। फॉरवर्ड प्लानिंग, कितने बच्चे आएंगे, कितने बुजुर्ग आएंगे, कितने बीच वाले लोग आएंगे, कितने % लोगों को ऑक्सीजन लगेगी, कितनों को हमें ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से आप काम करेंगे। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर दें और आगे जाके तीसरी चौथी लहर नहीं आए तो उसका कोई यूज ना हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप 7,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, और 6,000 की जरूरत है, मिसमैच है सप्लाई में। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा संवेदनशील होना जरूरी है। लोगों पे दोषारोपण ना करके हमारे नेताओं को सेंसिटिव होना पड़ेगा कि लोगों की नीड क्या है, और वो तब आएगी जनता जो सुन रही है, जब आप रोटी, कपड़ा, मकान, रिलीजन, कास्ट के अलावा हेल्थ मानेंगे। कि आप ये जानेंगे कि हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है देश में लड़ाई का, अगले इलेक्शन का, तो इस सारे नेता आपको वो हेल्थ डिलीवर करेंगे, क्योंकि ये वही डिलीवर करते हैं जो आप मांगते हैं। 19 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का पारित हुआ था कांग्रेस पार्टी से, और आज समय है 2021 में हेल्थ फॉर ऑल का नारा पारित करने का और इंप्लीमेंट करने का। बिल्कुल। भारत भूषण जुआल साहब, मेरा मानना यह है कि क्या अभी जो स्थिति है, और खास करके अगर देखा जाए कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह से कोरोना ने अपना रूप धारण किया है, ऐसे में क्या आप लोग को लगता है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है उनको बुलाया जाए और बुलाकर एक ऑल पार्टी मीटिंग करके रणनीति बनाई जाए ताकि कोरोना को रोकने में सहायता मिल सके? एक दूसरे पे आरोप लगाने से बढ़िया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी कि जो युवा साथी हैं वो टोली में बनाए अपना एक, और लोगों को जागरूक करें। देखिए खालिद भाई, मैं जैसे आपकी बात चल रही थी, मैंने अभी भी कहा, पहले भी कहा कि कोई दोषारोपण का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। विपक्षी पार्टियां निश्चित रूप से हम कम है, सत्ताधारी पार्टी पर दोषारोपण होगा ही होगा, क्योंकि अगर कहीं कमी जो रहती है वो सत्ताधारी पार्टी की। लेकिन हमारा तो विपक्ष के ऊपर कोई दोषारोपण इस मसले में है ही, क्योंकि उनका जनित कुछ कार्य ही इसमें नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात पर दोबारा आना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने स्वयं कहा, इटली ने घुटने टेक दिए, अमेरिका ने घुटने टेक दिया। भारत एक ऐसा देश है आज भी विश्व में जिसने इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए और इतना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए हेल्थ लाइन में प्रॉपर नियम पहले इस कोरोना पर हमने विजय पाई है। बहुत हद तक हमने इसको कंट्रोल किया है, वरना पिछले साल ही इतनी भयावह स्थिति हो सकती थी 130-135 करोड़ की जनता में। ये हमें मानना पड़ेगा कि सरकार ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है। दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन ला करके दी है। अकेले हरियाणा प्रदेश की बात लगे तो लगभग 35 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तो ये इस कदम को भी भारत भूषण जी को मैं भारत भूषण जी को भारत भूषण की सारी बातों को मैं कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा। आप सारी बातें झूठ बोल रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे सकता हूं डेटा वाइज। प्लीज बात बोल लीजिए, आप एक्सपर्ट हैं, प्लीज बिहेव लाइक एन एक्सपर्ट, गिव द सजेशन टू द गवर्नमेंट, गिव सजेशन टू द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, बट ऐसा आप भी एक पैनिक क्रिएट करने का प्रयास न करें।
मेरी बात सुनिए, मैं अगर प्रवक्ता हूँ सरकार का तो मेरी जिम्मेदारी है। सर आप प्रवक्ताओं के झूठ नहीं बोल सकते, आप आधा सच नहीं बोल सकते सर। पब्लिक को सच बताइए, आप पब्लिक को सच बताइए, आप सच बताइए। आप अगर सच बताएंगे, आप मौका ही मत दीजिए ना, आप मौका मत दीजिए बात काटने तो का। है, ये एक डॉक्टर का दर्द है जो आपसे सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इस दर्द को यही भुगत रहे हैं। वहां सामने लोगों को मरते हुए इन्होंने देखा है, इसलिए सवाल अगर कर रहे हैं तो सर जवाब दीजिए प्लीज। जुवाल साहब जवाब दीजिए। जो बात आपने डॉक्टर साहब से अभी शुरू किया था, डॉक्टर साहब अपनी बात का उत्तर नहीं दे पाए। डॉक्टर साहब फिर भूंगा करके एलिगेट करने पे आ गए, जबकि डॉक्टर साहब का ये सजेशन था। आज की तारीख में भी डॉक्टर साहब आप इतनी बड़ी टीमों के साथ काम कर रहे हैं, डॉक्टर बीइंग एक डॉक्टर बताइए कि भाई और क्या किया जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ भारत भूषण जी, आप सुनना चाहते हैं, भारत भूषण जी आप सुनना चाहते हैं और आप अपने गलियार में ले जाना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं आज आपको इमीडिएट 12 बजे के बाद लॉकडाउन कर देना चाहिए। मैं लॉकडाउन को आपको कहानी सुनाता हूं क्यों। 1918 में जब अपने पास कोई दवाई नहीं थी तो लोग कहते थे घरों में घुस जाओ बात कम हो जाएगी। 5000 साल पहले चरक संहिता बोलता था जब दूषित वायु आए अपने घर के दरवाजे बंद कर लो। दूषित वायु का मतलब जब भी कोई प्रलय आए, कोई भी इंफेक्शन बहले, अपने घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। लॉकडाउन से क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं, इट विल स्लो डाउन। भारत भूषण जी सुन तो लो, भारत भूषण जी सुन तो लो ना। आप वो बहुत नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये वायरस एयर में घूम रहा है क्या कि दरवाजे बंद कर ले। अरे भारत भूषण जी सुनो तो सही, तब दिक्कत तो यही है ना, आप अपना राग अपना सर फिर चैन टूटेगा कैसे प्रदेश की जनता को। भूषण जी चैन कैसे टूटेगा कोरोना का, सुन तो लो, कैसे टूटेगा, कुछ तो करना होगा ना। सरकार सख्ती बरतेगी तभी तो होगा। आध्यात्म की तरफ ले जा रहा हूं, सुनो तो सही। आप आध्यात्म की तरफ ना लेकर के जाइए। अरे साइंटिफिक सुन लो भारत भूषण जी, सुन तो लो। दिक्कत यही है, दिक्कत यही है, आप सुनना नहीं चाहते, जिसकी वजह से सरकार की आपकी वजह से लोग परेशान हैं। आप समझिए बात को। चिल्लाने से क्या होगा? अरे भारत भूषण जी आप चिल्ला क्यों रहे हैं मुझे ये बताइए। अरे आप सुन नहीं रहे, आप सुनिए तो सही। ठीक है, आप एक झूठ एक बोल रहे हो, एक आप रटी रटी बातें बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, आप संवेदनहीन हो। आपको वो लोगों की संवेदना से मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं है। भारत भूषण जी लॉकडाउन करने की बात करिए, समझिए। अश्वनी ठीक है, अश्वनी जी ठीक है, जुवाल साहब और डॉक्टर अश्वनी भारत भूषण जी अश्वनी आप सुनने के लिए तैयार नहीं। दिक्कत यही है आपकी चीजें सारी आप सोचते हैं कि आप जानते हैं। अरे अमेरिका में एंथनी फॉसी नाम का बंदा है जो सरकार को 25 साल से एडवाइस कर रहा है। आपके पास कौन है जो एडवाइस सुनते नहीं है? एडवाइस को पब्लिक को दिक्कत यही है, आप सुनते नहीं एडवाइस। ठीक है डॉक्टर साहब। अश्वनी जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से सवाल डॉक्टर साहब उठा रहे हैं जवाब देने के बजाय उन्हीं पर उल्टे जुवाल साहब निशाना साध रहे हैं? भारत भूषण जी मेरे पे दोषारोपण करके कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जुवाल साहब एक डॉक्टर के तौर पर जितने भी इन्होंने आपको सजेशन दिया आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप झूठ बोलते हैं कि स्थिति क्या है। 12 बजे से लॉकडाउन लग जाना चाहिए। चलो लॉकडाउन लगे ना लगे, लेकिन सर स्थिति कैसे नियंत्रित होगी? आप सुनते हो नहीं, आप पूरी बात तो एक बार सुन लीजिए कि एक डॉक्टर के तौर पर आपको सजेशन दे रहे हैं तो कितना फायदा होगा सरकार को। आप सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है सर। अश्वनी जी बोलिए, अश्वनी जी बोलिए। देखिए खालिद जी, देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता भारत भूषण जी ना तो ये कुछ करना चाहते हैं और ना ये सुनना चाहते हैं। इतना गंभीर विषय है, चारों ओर हाहाकार मचा है, ये सुनना भी नहीं चाहते। अरे जो हमें बता रहे हैं हमारे माननीय मैं समझता हूं शुभचिंतक, इस देश के आज धरती पर कहे जाने वाले भगवान का रूप, जो 24 घंटे बिना थके, बिना रुके, बिना खाए पिए, बिना आराम किए हमारे देश की जो कोरोना पीड़ित जनता है उनकी सेवा में तत्परता से लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं, इस कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, वो सच्चाई बयान करना चाहते हैं, वो भी आप सुनना नहीं पसंद करो। ये बड़ी शर्मनाक बात है। भारत भूषण जी, आपके पास आपकी सरकार ने ये निश्चित तौर पर आपकी जवाबदेही बनती है, निश्चित तौर पर आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए।
कि भारत भूषण जी, रावण का भी अहंकार नहीं रहा था, ये अहंकार है जो आपका बोल रहा है। अगर आपकी सरकारों ने, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, अगर समय रहते कदम उठाए होते, अगर समय रहते कदम उठाए होते तो आज पूरे देश में और विभिन्न प्रदेशों में ये भयावह मंजर, ये जलजला देखने को ना मिलता। ये लाशों के अंबार, ये दम तोड़ती जिंदगियां, बड़े शर्म की बात है। ठीक है सुखवंत सिंह जी, जवाबदेही से भारत भूषण जी हंस रहे हैं इस बात पे। आप कब तक, आप इतने गंभीर विषय पर भी हंसने का काम कर रहे हैं? जनता आपको देख रही है। देखिए हंस रहे, संवेदनहीन देखिए, पब्लिक को बहुत ही ये जो जिस मुद्दे पे चर्चा हो रही है ना सर, उसकी गंभीरता आप लोग समझे सर, इसकी गंभीरता समझे। जो कंधों पे लाशें लेके जा रहे हैं ना, अपनों को खो रहे हैं, उसकी गंभीरता समझे आप लोग प्लीज। कि किस प्रकार आपने भारतवर्ष की 135 करोड़ आवाम को मरने के लिए अपने हाल पर छोड़ दिया है। बड़ा गंभीर विषय है और आप हंस रहे हैं भारत भूषण जी, बड़े शर्म का विषय है। ठीक है सुखवंत सिंह जी, चाहिए आपको। अश्विनी जी आपकी बात पर हंसी आती है, सरकार ने कुछ नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं? अरे क्या किया है बताइए? जब एक ऑक्सीजन तक मुहैया करवाने में सरकार असफल है, नाकामयाब है, किसी प्रकार की दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, समुचित बेडों की व्यवस्था नहीं है अस्पताल में, और एक इंजेक्शन, एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो मात्र 2000 रुपए में उपलब्ध होना चाहिए, आज आपकी सरकार और आपके कुछ अनुयायियों के द्वारा उसकी काला बाजारी चरम पर है। अश्विनी जी, काला बाजारी में लगे हुए हैं। अब आपदा में अवसर को तलाश कर हमारे माननीय प्रधानमंत्री की बात पर संज्ञान लेते हुए आपके उन अनुयायियों ने आपदा में अवसर को तलाश कर उस 2000 के रेमडेसिविर इंजेक्शन भी आज 30 से 40 हजार रुपए में ब्लैक में बिक रहे हैं। और आज भी रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में यह घटना देखने को मिली। त्राहिमाम मचा है। आप अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। भारत भूषण जी, आपकी जवाबदेही बनती है भारत की 135 करोड़ आवाम और हरियाणा प्रदेश की। सुखवंत सिंह जी, अश्विनी जी और भूषण जी प्लीज। सुखवंत सिंह जी, सवाल यह है कि क्या जिस तरह से स्थिति अभी बनी हुई है, क्या सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी नहीं है? क्योंकि इसमें मिलकर चलने की जरूरत है, तभी कोरोना से पार पाएंगे, हम उसको हरा पाएंगे। यह आरोप प्रत्यारोप लगाने से मामला कैसे शांत होगा? एक बात खालिद जी आपके समक्ष और कहे देना चाहता हूं, जल्दी से सर। जहां तक आपने विपक्ष की बात रखी, मैंने पहले भी ये बात स्पष्ट की है कि हमारी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, ठीक है सर, हरियाणा ठीक है सर, सुखवंत सिंह जी को भी बोलने दीजिए। अश्विनी जी, सुखवंत सिंह जी को भी बोलने दीजिए। और ज्वाल साहब प्लीज एक एक करके लोगों तक आवाज पहुंचे ना, कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो किस तरह लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। सुखवंत सिंह जी, मैं ठीक है सर, सुखवंत सिंह जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए सुखवंत सिंह जी। अश्विनी जी, शैलजा जी ने आसमान तोड़ के धरती पे ला दिया। अब आप रुक के सुने एक बार। खालिद भाई, असल बात यह है कि निश्चित रूप से आज इस विकट संकट के समय विपक्ष और पर्टिकुलर इंडियन नेशनल लोकदल सरकार के साथ मिलकर के, और जो भी अब नुकसान होना है उसको बचाने के लिए हम प्रयास कर भी रहे हैं और हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके लिए सरकार एक, बिल्कुल शुरू में जिस साथी ने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग, शायद आपने ही कहा था, वो मीटिंग बुला करके और जो भी स्थिति ग्राउंड पर अब है उसको सरकार डिस्कस करे और विपक्षी दलों से ये बताए तो कि उनको विपक्षी दलों की, इंडियन नेशनल लोकदल की कहां पे जरूरत है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक व्यक्ति इस संकट की घड़ी में प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए लड़ने के लिए तैयार है और इसको हराने के लिए, कोरोना को हराने के लिए तैयार है। लेकिन खालिद भाई, पहल सरकार को करनी पड़ेगी। जी ऐसा किया तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा, इलेक्शन आप जीत जाएंगे। देश हार जाए पर इलेक्शन जीत जाएंगे। हमारा नया चीज है, इलेक्शन जीत जाए भले देश हार जाए। डॉक्टर भार्गव जी, आप मेरे को कंप्लीट करने दें आप प्लीज। बड़ी दोबारा से कहना पड़ रहा, मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है।
आप अभी हर बात को अभी जो सुखविंदर जी ने एक डॉक्टर साहब आप भी थोड़ा सा रुके, आप भी पॉलिटिकल ज्यादा आप नहीं, भारत भूषण जी डॉक्टर साहब तो आपके पक्ष में स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्या भाषा है आपकी? डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से किसी दूसरे और सरकार होती तो वो भी इसी प्रकार। अरे भारत भूषण जी, भारत भूषण जी समझो, भारत भूषण जी मैं यही कह रहा हूँ, आप लोगों को बुलाइए। सुखवंत सिंह जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उनका आप मांगिए तो सही मदद। डॉक्टर भार्गव ये कहने की स्थिति में नहीं होते। अरे मांगिए तो सही, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हाथ तो बढ़ाइए, इनेलो आपके साथ खड़ा है, बुलाइए तो सही उनको। समय रहते आपने आपके दायित्व को पूरा नहीं किया, आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, आप यूं नहीं भाग सकते। भारत भूषण जी आज गुस्सा और आक्रोश इसलिए है क्योंकि मरीजों को देख देख के थक गए हैं। ये कहते कहते थक गए हैं बेड नहीं है, ये कहते कहते थक गए हैं कि घर ले जाओ। और आप सोच सकते हैं जब एक मरीज की स्थिति खराब हो तो उस व्यक्ति को कहना कि घर जाओ कितनी मुश्किल भरा काम होगा, एक डॉक्टर के लिए कितना मुश्किल भरा काम होगा। सुखवंत सिंह जी अपना जो आप जो कह रहे थे उसको कंप्लीट कीजिए प्लीज। आप लोग टोका टोकी करके ना बीच में मुद्दे को भटका देते हैं। सुखवंत सिंह जी बोलिए। खालिद भाई मेरी अपनी एक समस्या है कि जब दूसरा बोलता है ना मैं बोल नहीं पाता। नहीं बोलिए। मैं ये कह रहा था भारत भूषण जी को कि देखो सरकार पहल करे और इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक व्यक्ति एक एक हम जितनी भी ऊर्जा है, देखो हम एक राजनीतिक दल होने के नाते हम प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि संकट की घड़ी में कोई राजनीति ना करके देखो हमें बताना पड़ेगा कि भारत भूषण जी कहां पे आपकी गलती है ताकि वो इसलिए बता उसमें सुधार हो सके, ठीक कर पाए। बिल्कुल। उसके साथ साथ हम बिल्कुल इस बात के लिए ड्यूटी बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि आप इंडियन नेशनल लोकदल को बुला करके ये बताएं कि जी आपका हमें सहयोग इस प्रकार से चाहिए, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। देखो ये चीजें एक अलग चीजें हैं कि हमारा डिबेट चलती रहेगी, लेकिन प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बहुत बुरी हालत है भारत भूषण जी। एक एक जान जो है ना कीमती। बिल्कुल आप इस बात को फिर वो कहेंगे कि मैं राजनीति कर रहा हूं। सरकार नाकाम हुई है, किस प्रकार से लूट मची हुई है आप उस पर आ जाइए ना। चलो एपिडेमिक पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, इस वायरस स्ट्रेन पर हमारा कंट्रोल नहीं, लेकिन ये जो लूट मची हुई है जिस प्रकार से लोग लूट रहे हैं उसके ऊपर तो सरकार कंट्रोल कर सकती है ना। बिल्कुल उस पर तो लगाम लगा सकती है। लेकिन भार्गव साहब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप एक अभी जो मेरे पास वक्त की कमी है, एक एक्सपर्ट के तौर पे सलाह दीजिए कि कहां कहां कमियां है और सरकार उसको कैसे ठीक कर सकती है ताकि इस स्थिति जिस तरह स्थिति बिगड़ रही है, दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत में क्या भयावह स्थिति हो रही है आपको तो खुद पता होगा। तो ऐसा सजेस्ट कीजिए कि इस कम से कम इस चैनल के माध्यम से या फिर हमारे साथ भातर जो प्रवक्ता जुड़े हैं या फिर भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं वो एक मैसेज सरकार तक पहुंचा सके कि किस तरह से इस पे लगाम लगाया जा सके। खालिद भाई सिंपल सी बात है, मेरे हिसाब से लॉकडाउन लगाना चाहिए, 14 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाना चाहिए। इससे व्यवसाय नहीं जाएगा, जीवन बचेंगे, जीविका भी बचेगी अगर जीवन बचेगा। इसके साथ में 2 तारीख से स्पष्टता से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इनरोल करो। मैं कहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता और इनेलो प्रवक्ता से दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने अपने वॉलंटियर्स को वैक्सीनेशन की ड्राइव में लगा दो ताकि हम 1 करोड़ लोगों का इस देश में रोज वैक्सीनेशन कर पाएं और 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन करके हम अगस्त के महीने तक इस कोरोना से मुक्ति पाए। सिंपल सी बात है सर, साइंस को यूज कर लीजिए, दोषारोपण के लिए अपने पास समय है। अपन देश के लोग बच गए तो सारे इलेक्शन जीतेंगे, देश जीतेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हरियाणा जीत जाए, उत्तर प्रदेश हार जाए, उत्तर प्रदेश जीत जाए, दिल्ली हार जाए। प्लीज छोड़ दीजिए, देश एक है, हम सब मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। बट हाँ, स्थिति भयानक है, गंभीर है, ये मान लीजिए। ठीक है सुखवंत सिंह जी, आप क्या राय देना चाहेंगे? लास्ट कमेंट के तौर पे आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। देखो खालिद भाई बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ठीक कहा कि हमें पूरे देश को एक रूप में देखना पड़ेगा और हरियाणा प्रदेश को विशेष रूप से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रदेश है। उसके लिए हम सब मिलकर के काम करें। भारत भूषण जी भी अपनी गलतियों को स्वीकार करें, सरकार भी अपनी गलतियों को स्वीकार करे और चलो स्वीकार ना करे तो कोई रोड मैप ये लेकर के आए कि अब पीछे जो कुछ भी गलतियां हुई उनको अब आगे ठीक करेंगे। ठीक है अश्वनी जी, क्या भाई जी इंडियन नेशनल लोकदल बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम सरकार के साथ मिलकर के प्रदेश के इस संकट के काल में काम करने के लिए तैयार। ठीक है अश्वनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी में क्या? मैं यही कहना चाहता हूं हमारी देश व प्रदेश की जनता के समक्ष कि सरकार के भरोसे कृपया ना रहे। जो गाइडलाइंस हैं
मास्क का इस्तेमाल करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, अपने परिवार की सुरक्षा ठीक है, आप सभी और हमारे हाथ में है, बिल्कुल उसको बनाए रखें। और मैं ये बात भी कह देना चाहता हूं कि हर काली रात के बाद सवेरा भी निश्चित होता है, और इसी हौसले के साथ हम कोरोना को जीतेंगे, कोरोना पर जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही ठीक है आज इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में देश ठीक है सर, समय की कमी है, लेकिन भारत भूषण जी, सवाल यह है कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है प्रदेश में भी, क्या लॉकडाउन यहां पर एक विकल्प होगा, क्योंकि कोरोना का जो चैन है उसको तोड़ा जा सके, जैसे डॉक्टर साहब बार बार कह रहे हैं? देखो, डॉक्टर साहब ने निश्चित रूप से एक अंत में आकर के बहुत ही बढ़िया बात कही है कि अगर इसका विकल्प लॉकडाउन या इस चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है, तो सरकार बिल्कुल कॉन्शियस और बारीकी से मॉनिटरिंग इस चीज की कर रही है कि किस तरीके से इसको, अभी जैसे कर्फ्यू के तौर पे, नाइट कर्फ्यू के तौर पे जनता को इकट्ठा होने से कम करने के प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन अगर फिर भी अल्टरनेट नहीं निकल पाता है तो दैट विल बी ओनली रेमेडी कि इसको लॉकडाउन में ही ले लिया जाए। लेकिन हर चीज को देखने का अभी लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करके पैनिक देश में क्रिएट ना हो, प्रदेश में एकदम से पैनिक क्रिएट ना हो। जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत बड़ा ड्राइव चलाने की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आम मासिक इस तरफ से चल पड़ता है, जैसा कि कोशिश की जा रही है कि करोड़ों लोगों को जो है जरूरत है इस समय वैक्सीनेशन, ठीक है, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। ठीक है सर, हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए हमें यहीं पर जो प्रोग्राम है उसको रोकना होगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, आपसे भी अपील है कि आप कोरोना के जो गाइडलाइंस है, यानी कि मास्क जरूरी, दो गज की दूरी, और इसके अलावा बार बार हाथ धोते रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।